नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीटेट के लिए महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपके कोई भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। यही विषय आपका नंबर बढ़ाने में भी काम आता है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम पूरे पेपर की बात करें, आप अगर डेली की डेली हमारी वीडियो देखते रहे तो आपका पूरा टारगेट हमारा है 130 प्लस नंबर आपको दिलाने का। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारे सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके पिछली परीक्षा पर आधारित है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने उठाया है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके अगर बीटीसी या बीएड कर रहे हैं सभी में ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो हम बात करेंगे इसके आंसर के बारे में, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, यानी कि अनुच्छेद जो 21A में है, इसमें भैया निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? हम बात करते हैं क्रेस्मस के बारे में, यानी कि किस प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो पहला उन्होंने बताया है कि क्रेस्काय दुर्बल है, सुडोलकाय है और गोलकाय है। इन्होंने अगर हम बात करते हैं, यानी कि इनका आंसर जो है डी राइट हो जाएगा। इन्होंने 3 प्रकार के जो वर्गीकृत दिए थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि क्रेस्मर ने शरीर की रचना दृश्य व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है। तो हम बात करते हैं, पहला इन्होंने बताया भैया लंबकाय कृष्णकाय है, दूसरा हो जाएगा सुडोलकाय पृष्ठकाय और तीसरा हो जाएगा गोलकाय और स्थूलकाय, जो कि इसमें तीनों के तीनों हमारे सही आंसर है। तो हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? हम बात करते हैं टीएटी परीक्षण के बारे में, तो इसमें क्या उद्देश्य है? तो हम बात करते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है बौद्धिक क्षमता, दूसरा अभिक्षमता और तीसरा अभिवृत्ति और तीसरा मूल्य। तो हम राइट आंसर की बात करते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टीएटी परीक्षण है, इसका निर्माण जो है सिंह एवं शर्मा ने किया था और इसका उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हम बात करते हैं संगणन को लेकर, तो इसमें किसकी व्याख्या करता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है अधिगम, दूसरा है अभिप्रेरणा और स्मृति और सृजनात्मकता दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात करते हैं, हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि संगणन जो है हमारी स्मृति से संबंधित है। तो हम बात करते हैं कैसे संबंधित है। ये क्या करता है भैया? संगणन का मतलब हो जाएगा कि यानी कि जैसे कि हम कोई मस्तिष्क में बहुत सारी सूचनाओं का संचयन करते हैं, संचयन करते हैं, यानी कि उनको हम याद करते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम अपने अंदर संचय करेंगे तो उसको क्या करें? याद करेंगे, यानी कि स्मृति करेंगे। वही संबंध हमारा संगणन से हो जाता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? हम बात करते हैं इसमें से कौन सी शिक्षा के बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंतर्दर्शन जो है ना, इसका राइट आंसर ए हमारा अंतर्दर्शन हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या? ए हमारा जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। और जान लेते हैं शिक्षा की मनोवैज्ञानिक सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि जो है अंतर्दर्शन विधि है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है। किसी भी, अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के बारे में, उसका इतिहास जानकर उसका निष्कर्ष निकालते हैं, जिसमें बालकों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, एल्बर्ट बांडुरा ने निम्न में से किसकी संबंधित हैं? एल्बर्ट बांडुरा जो है, इन्होंने अपना कौन सा सिद्धांत दिया था? पहला आपका दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत और दूसरा दिया है व्यवहारिकवादी सिद्धांत, तीसरा दिया है संगणित विकास का सिद्धांत और चौथा दिया है मनोलैंगिक विकास। हम बात करते हैं इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? एल्बर्ट बांडुरा ने किया था। और कब किया था बात की जाती है तो 1963 में किया था। और एक क्वेश्चन भी आता है कि एल्बर्ट बांडुरा के साथ सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक और मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था वाल्टर था। क्या था? वाल्टर था। तो इसके साथ एक मनोवैज्ञानिक और थे जिनका नाम वाल्टर था। इस क्वेश्चन को याद रखना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। हम बात करते हैं जो अधिगम वक्र है, यानी कि सीखने का जो वक्र है, इसमें पठार क्यों बनता है? तो इसकी हम बात करते हैं तो ये बनता है भैया थकान के कारण, है ना। पठार आकार होता कैसा, अधिगम वक्र की बात करते हैं तो ये अधिगम वक्र आप जान सकते हैं, अधिगम वक्र जो है ना इस टाइप का हमारा अधिगम वक्र होता है। यानी कि आदमी जो व्यक्ति है पहले बहुत सीखता है लेकिन थकान आने के कारण उसका क्या होता है भैया,
सीखने में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, विरोध होता है, यानी कि वो सीखने में तीव्रता कभी मंदता आती है, वही हमारा जो है अधिगम पठार बनता है। तो ये क्यों होता है, ये हमारा भैया अवरोधन जो होता है थकान के कारण होता है, यानी कि अवरोध यानी कि नीचे आया तो अवरोध हो गया, ऊपर गया यानी कि उसकी तीव्रता आ गई, ये होता है पठार, यानी किसके कारण, थकान के कारण। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। हम बात करते हैं दर्पण चित्त परीक्षण जो है किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिगम अंतरण के लिए होता है। किसके लिए होता है, अधिगम अंतरण के लिए होता है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। हम बात करते हैं क्लाउड पिक्चर टेस्ट के बारे में, तो ये किसके मापन में प्रयुक्त होता है, ये राइट आंसर जाएगा व्यक्तित्व के मापन में, यानी कि इससे क्या नापा जाता है भैया, व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। इंसान के व्यक्तित्व को देखा जाता है, बच्चे के व्यक्तित्व को देखा जाता है, बच्चे के पूर्व ज्ञान को देखा जाता है, तो ये क्या है, एक प्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण है, ये जो कि हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है, हाँ यानी कि शेष से भिन्न है और 3 इसमें से सेम दिए हुए हैं, तो हम बात करते हैं इसमें से कौन सा शेष से भिन्न है। तो हम बात करते हैं जो आपका हो गया कौन सा, एक हमारा हो गया टीएटी, एक हमारा हो गया कौन सा, एक हमारा हो गया 16 पीएफ और चौथा हमारा हो गया ड्राई एंड मैन परीक्षण। जो तीनों ये परीक्षण है ना, ये कौन से हैं, ये व्यक्तित्व परीक्षण है, जो हम ऊपर बात करके आए, ये तीनों के तीनों व्यक्तित्व परीक्षण हैं। लेकिन हम बात करते हैं जो रैमन परीक्षण है, इसमें जो दिया हुआ है जो हमारा आंसर है, क्योंकि ये सबसे भिन्न है, जो कि भिन्न है, ये रैमन परीक्षण जो है अशाब्दिक परीक्षण है, यानी कि तीनों के तीनों ये जो कि सेम हो गए और ये तीनों सेम हो गए लेकिन ये अलग है, वही हमें आंसर बताना है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, माध्यिका भी क्वेश्चन आपका कभी कभी सीडीपी में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भी आपका मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूछ लिया जाता है। यानी कि हम पहले इसमें पद गिनेंगे, पद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अगर इसका हम फार्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें बहुत शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना है, तो हम बात कर लेते हैं 6 पद हो गए, है ना, यानी कि सम संख्या है। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं, इसका नियम होता है कि भैया आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, लेकिन आरोही क्रम जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हैं 7 8 9, यानी कि आरोही क्रम ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम पद गिन लिए, यानी कि 6 पद हो गए। 6 पद का मतलब हो गया, यानी कि बीच वाले अगर हम पद की बात करेंगे तो बीच में कौन से पद आएंगे, 2 पद अगर हम बीच के लेंगे तो 9 10 आएंगे, तो इनको हम क्या करेंगे भैया, 9 + 10 को जोड़ देंगे, 9 + 10 को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, यानी कि 19/2 आ गया। 19/2 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9.5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, यानी डी जो हमारा है राइट आंसर आ जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हम बात करते हैं सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन के बारे में, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गैसाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अब हम बात करते हैं गैसाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, इसमें कौन कौन से शामिल हैं, जैसे कि एक आपके हो जाएंगे वोल्फगैंग कोहलर भी हो जाएंगे और कुटकोफा जो हैं आपके इसमें आ जाएंगे, जिसमें प्रमुख जो आपके हैं कौन है, प्रमुख सबसे ज्यादा कोहलर आपके हैं, तो इनको बहुत ध्यान से याद रखना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, किसका संबंध होता है, आपने पढ़ा होगा मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति कौन सी थी, संवेग के 4 मूल प्रवृत्ति बताई थी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, है ना। तो मैकडूगल का एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इन्होंने कितने संवेग के बारे में बात की है, तो इन्होंने 14 संवेग के बारे में बात की थी। तो इनके कुछ संवेग हम जान लेते हैं कौन कौन से इन्होंने बताए थे, जैसे कि आपका भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, है ना, वात्सल्य हो गया, करुणा हो गया, कामुकता हो गया, ऐसे इनके 14 इन्होंने संवेग दिए हुए थे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है भैया, संवेदना को क्या अर्थ प्रदान करना, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, तो राइट आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, है ना साथियों। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, बुद्धि लब्धि आपको बतानी है, यानी कि 5 वर्ष का मोहन है, यानी कि वार्षिक आयु इसकी 5 वर्ष है, मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी आयु की लेवल बताना
बताना है तो आपको एक फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु है हमारी 8 और वास्तविक आयु है 5 इंटू 100 का गुणा कर देंगे तो 5 से इसका भाग देंगे तो क्या आएगा 20 यानी कि 20 गुणे 8 करेंगे तो यानी कि 160 जो हमारा है आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा बी में दिया हुआ है। तो 160 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसका IQ की लेवल कितना निकलेगा 160 निकलेगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंदबुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। राइट आंसर की हम बात करते हैं। इसमें आयोग ने जो क्वेश्चन यूपी टेट का पहले हो गया था, आयोग ने क्वेश्चन इसका सही आंसर माना था सी वाला यानी कि 36 से 49, लेकिन हम बात करते हैं मंदबुद्धि के बालक के अनुसार तो उसका राइट आंसर जो हमारे अनुसार और किताब के अनुसार जो है ये वाला होना चाहिए था। लेकिन और टर्मेन और स्टैनफोर्ड ने अपनी एक सारणी बनाई थी, उन्होंने उसमें बताया था कि भैया मंदबुद्धि जो बालक का जड़ बुद्धि जो होती है, जड़ बुद्धि 71 से कम होती है, अल्प बुद्धि जो है 71 से 80 होती है, लेकिन मंद बुद्धि जो है 81 से 90 के बीच में बताई थी। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है 81 से 90 अगर बीच में ऑप्शन मिलेगा तो हमेशा आप यही सही करना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो हम बात करते हैं किसके मापन हेतु किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भैया व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। किसके व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा व्यक्तित्व इसमें हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा भूलने का कारण नहीं है जो आप कुछ भी याद करके भूल जाते हैं। तो सीखने में कमी या स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो अगर हम देखेंगे भैया स्मरण करने की इच्छा अगर करता है, इस कारण अगर कोई व्यक्ति भूल जाता है तो ये कोई कमी है नहीं, ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई इच्छा रखता है तो उसको हमेशा याद ही होगा, है ना, भूलेगा नहीं। तो ये हमारा जो रीजन है सीखने में कमी हमारा हो सकता है ना, ए वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बी वाला जो हमारा ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ, देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है अगला। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने के विषय से संबंधित है क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा सांख्यिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। यानी कि संख्यात्मक पदार्थ को बात करते हैं तो सांख्यिकी आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी। हम बात करते हैं पिछड़े बच्चों की शैक्षिक जो अवधारणा है किसने दी थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिरिल वर्ड जो है, इसका राइट आंसर जो है सिरिल वर्ड यानी कि डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो हम बात करते हैं इसमें कौन सा इसमें से एक उत्तम परीक्षण से भिन्न है। तो हम बात करते हैं राइट आंसर को लेकर जो अभिक्षमता है ना, ये इससे भिन्न है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तम परीक्षण के अंतर्गत आता क्या क्या है। नंबर 1 आ जाता है आपका वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विवेकता, प्रमाणीकरण, व्यापकता और विशिष्टता, और लास्ट वाला हमारा आ जाएगा व्यवहारिकता। जो इसके अलावा कुछ और आते हैं, लेकिन इसमें कभी भी आपका अभिक्षमता नहीं आएगा, क्योंकि अभिक्षमता हमारा एक टीएटी परीक्षण का अभिक्षमता टेस्ट अलग है। लेकिन हम बात करते हैं उत्तम परीक्षण के बारे में, जिसमें आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें कभी नहीं आएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। हम बात करते हैं इसमें से बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बात कर लेते हैं इसमें से कौन कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है। पहले एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, तीनों के तीनों जो हैं बुद्धि के सिद्धांत हैं। लेकिन जो हम बात करते हैं प्रत्यागमन है, ये हमारा आनुवांशिकता का सिद्धांत है। किसका है, आनुवांशिकता का सिद्धांत है। तो हम बात करते हैं जो एक तत्व का सिद्धांत का समर्थन किसने किया था, विनय टर्मेन तथा स्टर्न ने किया था। अगर बात करते हैं द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने किया। अगर बात करते हैं बहुतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, हार्वर्ड गार्डनर ने किया। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा हो जाता है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है, जो कि हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लाल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन
लेकिन जो एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, इसके अलावा थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था आपको बतानी है ना। कौन सी द्वितीय अवस्था आपकी पूछी गई है, तो द्वितीय अवस्था आपकी कौन सी हो जाएगी, जो कि हमारी हो जाएगी सी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हम बात कर लेते हैं, पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं दी थी, जिसमें आपकी पहली हो जाएगी संवेदी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। संवेदी अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारा सी इसमें आंसर सही है, जो हमारी 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष के बीच होती है। तीसरी हमारी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाली होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, जो हमारी 11 से 14 वर्ष के बीच होती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा अगला है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। हम बात करते हैं, इसमें से आपका वंशानुक्रम भी हो जाएगा, वातावरण भी हो जाएगा, खेल तथा व्यायाम भी हो जाएगा। क्योंकि अगर बालक पे कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका जेनेटिक यानी कि वंशानुक्रम भी बढ़ता है, वातावरण से भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसे माहौल में बालक रहेगा वैसे ही सीखता है। उसके अलावा खेल तथा व्यायाम जो है इसका प्रमुख कारण भी है, क्योंकि बच्चे को खेलना और व्यायाम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी के साथ चलेंगे तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र इनमें से आपको बताना है। ऊपर आपको हम ये क्वेश्चन का आंसर भी बता चुके हैं, क्वेश्चन सोल्व भी करा चुके हैं, तो इससे आपको बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। आपको 2 सेकंड मिलते हैं, आप सही करिएगा आंसर, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊपर रखेंगे मानसिक आयु, नीचे रखेंगे वास्तविक आयु, जो बालक की होती है या आपकी होती है, इंटू 100 का गुणा कर देंगे, जिससे क्या निकल आएगा, आयु की निकल आएगा, आयु का फार्मूला निकल आएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी। हम बात करते हैं जो चिंतनशील सोच है, इसमें से इसकी जो चर्चा है किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी, जो हमारा ए नंबर पे दिया है, यानी कि ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है। हम बात करते हैं अवलोकन, प्रयोग, कल्पना और सामान्यीकरण। ये हमारे एक फिजिकली तौर पे हो जाएंगे, यानी कि किसी चीज़ का अवलोकन करने जाएंगे या प्रयोग करेंगे, प्रयोगशाला में कहीं भी करेंगे, या सामान्यीकरण करेंगे। लेकिन कल्पना एक सोचने की तरीका है, यानी कि ये फिजिकल तरीके से नहीं होता है, जो कि हमारा दिखता नहीं है कि हम अवलोकित करने के तो साफ कुछ दिखता है। तो हमारा जो डी है इसका राइट आंसर डी कल्पना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। ये हमारा विस्मरण कहलाता है, यानी कि भूल जाना विस्मरण हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों तथा जन्मजात प्राकृतिक होती है, क्योंकि सभी में विशेषता होती है कि भैया मूल प्रवृत्तियों की, जो कि हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्योंकि हम आपके लिए तैयारी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की सारी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।